तो बच्चों अब हम थर्ड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं बोर के। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने त्रिज्या काउंट करी थी, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन में हमने वेलोसिटी काउंट करी थी और थर्ड के अंदर हम एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन की, जो किसी एक ऑर्बिट मान लीजिए कि nth ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है। ये जो ऑर्बिट है इसको हम nth मान लेते हैं। इसमें मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसकी ऊर्जा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है इसके अंदर दो प्रकार की ऊर्जाएं होंगी। एक तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, क्योंकि भाई इसकी वेलोसिटी आपको यहाँ पे नजर आ ही रही है, तो वेलोसिटी है तो इसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। और साथ ही साथ में इसके अंदर स्थिति ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी प्रेजेंट होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है यानी कि टोटल एनर्जी है, इसको दो एनर्जी के सम में लिख लेते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की। तो देखो नॉर्मली अगर आप नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स की बात करो, नॉर्मल फिजिक्स की बात करो जो हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें मान लीजिए आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या फॉर्मूला लगाते हैं आप लोग, mgh। ठीक है, वहां पे जो बॉडी है उसका मास और बॉडी ग्राउंड सरफेस से कितनी हाइट पर है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, मान लीजिए कोई एक बॉल है, वो ग्राउंड लेवल से 10 मीटर की हाइट पर है और दूसरी बॉल 20 मीटर की हाइट पर है, तो जो बॉल जितनी ज्यादा हाइट पर होगी mgh फॉर्मूला लगा के अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा आएगी। जबकि अगर वो बॉल ग्राउंड सरफेस पर रुकी हुई है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कुछ इस तरीके से हम फिजिक्स में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये परमाणु बहुत ही छोटे, ठीक है, फंडामेंटल मूलभूत कण होते हैं, इनके लिए हम क्लासिकल फिजिक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें हम क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पोटेंशियल एनर्जी देखा था। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, k q1 इंटू q2 अपॉन r। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलता जुलता ही फॉर्मूला है, वहां पे बस नीचे r स्क्वायर आता है और इसमें क्या आता है r। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, k q1 q2 अपॉन r हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू k, ठीक है। Q1 की बात करते हैं तो Q1 को हम पुट कर देते हैं Z इंटू ई। Q2 की बात करते हैं तो Q2 इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तो हमें जब Q1 और Q2 पुट करते हैं तो वहां हमें केवल मैग्नीट्यूड लेना होता है, साइन का इस्तेमाल नहीं करना होता है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हमें विद साइन पुट करना होता है। तो क्या हो जाएगा, k Z e इंटू माइनस ई अपॉन r। r क्या हो गई हमारी, एक तरीके से डिस्टेंस, नाभिक से उस इलेक्ट्रॉन की दूरी या कोश की दूरी भी आप लोग बोल सकते हैं। देखो जो रेफरेंस पॉइंट की अगर बात करें तो जब आप क्लासिकल फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम अर्थ की सतह को क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। उससे कितनी हाइट पर है उसके अकॉर्डिंग उसकी पोटेंशियल एनर्जी मापी जाती है। लेकिन अगर परमाणु की बात करी जाए तो परमाणु में रेफरेंस पॉइंट जो है वो अर्थ की सरफेस नहीं होती है, वहां पर रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, नाभिक का केंद्र। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के केंद्र से जितनी ज्यादा दूरी पर होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। भाई जैसे नॉर्मल फिजिक्स में अर्थ सरफेस से जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वैसे ही यहाँ पे परमाणु के केंद्र से जितनी ज्यादा दूरी पर इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ही ज्यादा उसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अगर पहला कोश है और दूसरा कोश है तो कौन से कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा अधिक होगी, तो ऑब्वियस ही बात है दूसरा कोश जो है वो नाभिक के केंद्र से ज्यादा दूर होगा, तो उसके अंदर स्थिति ऊर्जा क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। फिलहाल इसको आगे बढ़ाते हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस k Z e स्क्वायर अपॉन r। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन, हम इसको बोल देते हैं। अब ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं अभी काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ
mv स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। इसके बाद बच्चों बोर के अनुसार अगर हम बात करें तो हम जानते हैं केवल वही ऊर्जा के कोश होंगे जिनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि mvr इज इक्वल टू nh/2π। ठीक है, mvr इज इक्वल टू nh/2π। यहां से v की वैल्यू हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पे पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में। सो v इज इक्वल टू nh/2π m इंटू r। ठीक है, यहां से हम v की वैल्यू किसके अंदर पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m। v की बात करते हैं, v क्या हो जाएगा हमारा n इंटू h/2π m इंटू r। ठीक है, इसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m से m एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हाफ n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, एक m कैंसिल आउट हो चुका है और एक r स्क्वायर हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की एक फॉर्म आ जाएगी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी की हम एक दूसरी और फॉर्म बना सकते हैं जो हम इस पोटेंशियल एनर्जी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो वो फॉर्म कैसे आएगी, जरा उसको हम लोग समझते हैं। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला हमने देख ही लिया, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो अभी ये हमने काइनेटिक एनर्जी की एक फॉर्म देखी, अभी हम काइनेटिक एनर्जी की सेकंड फॉर्म देखते हैं। तो सेकंड फॉर्म किस तरीके से आएगी, जरा देखो रदरफोर्ड और बोर दोनों ने ही कहा था कि जब तक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो तब तक उसके ऊपर बाहर की तरफ लगने वाला बल और अंदर की तरफ लगने वाला बल क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों को क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने रेडियस के टाइम पे डिराइव किया था, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इसको, kZe इंटू ई अपॉन r स्क्वायर। यहां से mv स्क्वायर जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, kZe स्क्वायर अपॉन r। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखो हमारी दूसरी फॉर्म आने वाली है। अब इसको दोबारा से इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं kZe स्क्वायर अपॉन r। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बच्चों अगर तुम इक्वेशन नंबर 1 जो कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए है, इक्वेशन नंबर 3 जो कि काइनेटिक एनर्जी के लिए है, उन दोनों को देखो बहुत ही आराम से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस kZe स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ kZe स्क्वायर अपॉन r। तो देखो यहाँ पे कंपैरिजन डायरेक्टली आपका हो रहा है। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के अंदर देखो तो देखो पोटेंशियल एनर्जी को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तो देखो वो किसके बराबर आ जाएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों में ये हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, और ये हमें याद भी रखना है क्योंकि इसके ऊपर रिलेशन के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसको टोटल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर तीनों का रिलेशन एक साथ देखेंगे। तो टोटल एनर्जी क्या थी हमारी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने पुट कर दी हाफ ऑफ kZe स्क्वायर अपॉन r, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमने पुट कर दी माइनस kZe स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगी माइनस हाफ ऑफ kZe स्क्वायर अपॉन r। तो बच्चों ये क्या आ गई, हमारी टोटल एनर्जी आ गई। अब देखो आप बहुत ही आसानी से तीनों को रिलेट कर सकते हो। तो देखो टोटल एनर्जी और हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की,
तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों के अंदर क्या आ गया, हमारा रिलेशन आ गया। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लेके रिलेशन आया हमारा माइनस kz² अपॉन r। और जो सेकेंड फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी के लिए, उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बराबर किया, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आया हाफ ऑफ kz² अपॉन r। इन दोनों की वैल्यू टोटल एनर्जी में पुट करी तो टोटल एनर्जी आ गई माइनस हाफ ऑफ kz² अपॉन r। और यहां से रिलेशन क्या आ गया, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब मान लीजिए यहाँ पे आपसे कोई अनुपात पूछता है कि टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का अनुपात क्या होगा। तो देखो, कोई सा भी परमाणु हो, ठीक है, उसमें कोई सा भी इलेक्ट्रॉन हो, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप इन तीनों एनर्जी का रिलेशन देखोगे तो वो हमेशा क्या होगा, सेम आएगा। तो क्या रिलेशन आएगा, देखो टोटल एनर्जी हो जाएगा हमारा 1:, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हमारा -1। ठीक है बच्चों, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी के कितने टाइम्स होगी, 2 टाइम्स होगी, और काइनेटिक एनर्जी के कितने टाइम्स होगी, -2 टाइम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु के पहले कोश, हाइड्रोजन परमाणु के पहले कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा यदि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों लास्ट में जब हम विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन आपको बताया था। तो यहाँ पे जो ऊर्जा है हमारी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तथा पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात कीजिए। तो हम रिलेशन का इस्तेमाल कर लेंगे। देखो टोटल एनर्जी हमें -13.6 दे रखी है, तो पोटेंशियल एनर्जी सीधे कितने हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, यानी 2 × -13.6 दैट इज इक्वल टू 272 -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी निकालना है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, यानी ये हो जाएगी हमारी प्लस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया है हमने, अभी और इसके एग्जांपल्स लेते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें यहाँ पे जो टोटल एनर्जी का रिलेशन आया है -12 ऑफ kz² अपॉन r, इसमें r की वैल्यू पुट करनी है। r की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, जो हमने रेडियस के टाइम पे डेरिवेशन किया था, जिसमें फाइनली 0.529 × n²/z के ऊपर वाली जो इक्वेशन आई थी। ठीक है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। तो बच्चों टोटल एनर्जी में जो रेडियस है उसकी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। देखो जो हमने डिराइव किया था रेडियस के टाइम पे, तो रिलेशन आया था रेडियस इक्वल्स टू n² अपॉन 4π² m kz² ठीक है, तो इसको हम टोटल एनर्जी में पुट कर लेते हैं। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू -12 kz² अपॉन n² h² अपॉन 4π² m kz² ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -12 kz² इंटू 4π² m kz² अपॉन n² h²। ठीक है, इसमें देखिए कोई चीज अगर कैंसिल आउट हो रही हो तो इसमें हमारा कोई चीज एक सिवाय 2 के कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा।
अब हम क्या करेंगे, सभी कांस्टेंट्स को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है, एक तो ऊर्जा कोश यानी कि n और दूसरा परमाणु क्रमांक। इसके अलावा देखो k की वैल्यू चेंज नहीं होगी, E की वैल्यू चेंज नहीं होगी, पाई चेंज नहीं होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा और प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं होगा। उन सबको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और, यहाँ पे माइनस साइन और आपका आ रहा है, वो माइनस साइन भी लिखना ना भूलें, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा अभी यहाँ पे। तो माइनस का हमने यहाँ लिख लिया। कांस्टेंट्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये हो गया, एक इधर के है एक इधर के है, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर। ये z क्योंकि वेरिएबल है, इसको मैं इधर साइड में अलग से लिख लेता हूँ। ये ई स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये हो जाएगा e की पावर 4। ये 2 हमारा चल ही रहा है, पाई स्क्वायर हमारा यहाँ पे आ गया। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हमने इकट्ठी कर दी। नीचे की तरफ अगर देखें तो h स्क्वायर हमारा आएगा केवल, और n स्क्वायर में z स्क्वायर के नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल चीजें हैं जो बदलेंगी उनको मैंने एक साथ लिख दिया, बाकी सबको मैंने एक साथ पुट कर दिया। अब आप क्या करिए, इन सब कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। सभी की वैल्यू आपको पता है ही। तो जब आप उन सब वैल्यूज को पुट करेंगे तो पुट करने के बाद जो फाइनली हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 2.18 इंटू 10 की पावर -18। ये बच्चों हमारी जूल के अंदर आएगी, इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर हमारा चल रहा है। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द न्यूमेरिकल्स ऑफ टोटल एनर्जी। अब मान लो जूल में ना पूछ के आपसे इलेक्ट्रॉन में पूछा, या तो जूल में निकाल लीजिए फिर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कीजिए, या डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला याद कर लो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब आप इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो ये आता है -13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला और जूल वाला याद कर लो फॉर्मूला बच्चों। अब मान लो तुम्हें अगर अर्ग में पूछा है तो पहले जूल में कैलकुलेट कर लो, और फिर 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 7 अर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 की पावर 7 पुट कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 की पावर -11 आ जाएगा। ठीक है, तो आसानी से आप लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। और साथ ही साथ में हमने रिलेशन देखा कि टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या रिलेशन होता है। तो वन ऑफ द बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं। और अभी जब हम आगे बढ़ेंगे उसमें हमारे स्पेक्ट्रम्स वगैरह आएंगे, तो उसमें भी जो फॉर्मूलाज का डेरिवेशन होगा वो इसी एनर्जी के फॉर्मूले से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, एकदम टिप पे होना चाहिए। रेडियस का फॉर्मूला 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z, वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z बाय n मीटर पर सेकेंड। उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 की जगह 8 आ जाएगा। और रेडियस का टोटल एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इस पे कुछ पॉइंट्स और समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन का परमाणु ले रहे हैं, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का परमाणु। इसमें मैं ऊर्जा कोश बना देता हूं। ये क्या हो गया, हमारा नाभिक हो गया। ये पहला ऊर्जा कोश, ये दूसरा ऊर्जा कोश, ये तीसरा ऊर्जा कोश, एक और ले लेते हैं चौथा, और फिर सीधे हम चलते हैं इनफाइनाइट पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा n = 1, ये हो गया हमारा n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा बच्चों, n = इनफाइनाइट। अब हम इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं कि इनमें एनर्जी क्या होगी। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है अपने को। हाइड्रोजन परमाणु है, इसका मतलब इसके Z की वैल्यू यानी परमाणु क्रमांक तो कितना हो गया 1। हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो Z की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1। अगर आप पहले कोश के लिए निकालोगे तो n की वैल्यू भी कितनी होगी 1, यानी जो हमारा पहला कोश होगा उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी आएगी, -13.6। ठीक है भाई, फॉर्मूला ही तो लगाना है डायरेक्ट, -13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो परमाणु क्रमांक तो हो गया 1, और पहले कोश के लिए आप काउंट कर रहे हो, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, -13.6
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से दूसरे के लिए कैलकुलेट करो, देखो इधर रफ में बताता हूं मैं। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी -13.6, परमाणु क्रमांक तो भाई 1 ही होगा। अब n की वैल्यू पुट कर दो 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो -13.6 बाय 4 करोगे तो कितना आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसी तरीके से n की वैल्यू 3 पुट करो तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब -13.6 अपॉन 9 करोगे तो कितना आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर यानी कि 16 होगा, तो ये आएगा तुम्हारा -0.85। अब जरा इनफाइनाइट वाले ऊर्जा कोश में n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करके देखो, तो देखो टोटल एनर्जी कितनी आएगी बच्चों -13.6 इंटू 1 अपॉन इनफाइनाइट, और कुछ भी अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो ऊर्जा कोश है उसकी कुल ऊर्जा कितनी आएगी 0 आएगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली लाखों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ मेरी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और साथ ही साथ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा ऊर्जा कितनी नजर आ रही है आपको, यहाँ पे विद साइन कंसीडर करना बच्चों। देखो -13.6 है और लास्ट वाले की कितनी है 0 है, यानी कि जैसे 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 आप ऊर्जा कोश की संख्या बढ़ाते जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर मैं एनर्जी का रिलेशन देखूं तो पहले कोश की एनर्जी सबसे कम होगी, दूसरे कोश की एनर्जी उससे ज्यादा होगी, तीसरे कोश की एनर्जी उससे ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा होगी हमारे इनफाइनाइट वाले कोश की ऊर्जा, और उसकी ऊर्जा होगी कितनी 0। ठीक है, ये अच्छे से याद रखो, पहले कोश की सबसे कम, फिर दूसरे की उससे ज्यादा, फिर तीसरे की उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसकी होगी इनफाइनाइट वाले की, जो कि कितनी होगी 0 होगी। ठीक है बच्चों, अच्छा देखो लगे हाथों हम क्या करते हैं, रेडियस का, वेलोसिटी का और काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का सबका रिलेशन देख लेते हैं। देखो अब हमने रिलेशन देखा था जो ये, तो देखो टोटल एनर्जी का रिलेशन आ गया। ठीक है, कंपैरिजन आ गया कि कोश चेंज करने से कैसे कैसे वो चेंज होगा। अच्छा तुम अगर फॉर्मूले से देखोगे ना तो भी सेम ट्रेंड मिलेगा आपको। मान लो ये फॉर्मूला है, अब यहाँ पे टोटल एनर्जी बराबर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पे z किसी एक परमाणु के लिए z की वैल्यू तो क्या हो जाएगी फिक्स हो जाएगी, 13.6 तो वैसे ही फिक्स है। अब टोटल एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शन में आएगा n स्क्वायर के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम n की वैल्यू बढ़ाओगे यानी कोश की संख्या बढ़ाओगे तो ऊर्जा घटेगी, लेकिन क्योंकि इसमें फॉर्मूले में नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है, यानी अब ये देखने में इनवर्स रिलेशन में है, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से कैसे रिलेशन में आ गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ गए। यानी अभी आप n की वैल्यू बढ़ाओगे तो टोटल एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी बड़ी होगी और बढ़ेगी, और यही देखो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो वो नेगेटिव साइन की वजह से हो रहा है। ऐसे देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि n की वैल्यू और टोटल एनर्जी जो इनवर्स रिलेशन में है, वहां पे नेगेटिव साइन होने की वजह से वो क्या हो गए पॉजिटिव हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गया टोटल एनर्जी का। अब टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि देखो दोबारा से माइनस साइन आ गया, यानी जो टोटल एनर्जी का ट्रेंड होगा उसका उल्टा होगा काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है भाई, यहाँ पे टोटल एनर्जी थी -13.6, जबकि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी प्लस की 13.6। इधर टोटल एनर्जी थी माइनस की 3.4, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी प्लस की 3.4, तो कौन सी कम हुई प्लस की 3.4 ना। तो इसका मतलब जो आपने टोटल एनर्जी का ऑर्डर लिखा है उसका उल्टा कर दो, काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी पहले कोश की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद होगी दूसरे कोश की, उसके बाद होगी तीसरे कोश की, जबकि सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होगी आखिरी कोश की, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी 0 ही होगी। ठीक है,
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो टोटल एनर्जी जब लास्ट वाले की 0 है तो काइनेटिक एनर्जी में साइन ही तो चेंज करना है तुम्हें, तो 0 और -0 का क्या मतलब होता है, 0 ही तो होता है ना। तो टोटल एनर्जी पूछे तो भी 0 होगी आखिरी वाले कोश की, और काइनेटिक एनर्जी पूछे तो भी इनफाइनाइट वाले कोश की कितनी होगी, 0 होगी। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन जो आया था, टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, ठीक है। तो रिलेशन तो क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है, यानी जो टोटल एनर्जी का रिलेशन ऑर्डर था वही पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट सबसे कम, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थर्ड, और लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो देखो आखिरी वाला जो कोश है बच्चों, उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों 0 है, तभी तो दोनों को जोड़ने के बाद टोटल एनर्जी की वैल्यू भी 0 आएगी ना। तो इसलिए तीनों वैल्यू ही क्या हो जाएगी, उसमें 0 हो जाएगी, ठीक है। और अभी देखो हमने जब डेरिवेशन स्टार्ट किया था उसमें पोटेंशियल एनर्जी में मैंने बताया था कि वहां पर रेफरेंस पॉइंट कौन होता है, नाभिक का केंद्र होता है। जैसे जैसे आप नाभिक के केंद्र से दूर जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो वही यहाँ पर हो रहा है, जैसे जैसे आपका कोश की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे रिलेशन वाले क्वेश्चंस थे। अब इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, हमने एनर्जी का डेरिवेशन अभी देखा। तो डेरिवेशन तो आपका खास काम का नहीं है, आपके जो मुख्य काम के पॉइंट हैं उसके वो फॉर्मूलेज ही हैं टोटल एनर्जी के, और रिलेशन है हमारा। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु। तो हाइड्रोजन परमाणु है यानी Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यानी कि Z की वैल्यू तो कितनी हो गई 1, N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है हमें। वैसे देखो मैंने अभी डायरेक्टली आपको जो डायग्राम बताया था वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही बताया था। उसमें पहले कोश की कितनी ऊर्जा आई थी, -13.6 आई थी। दूसरे के लिए कितनी आई थी, -3.4 आई थी। तीसरे के लिए कितनी आई थी, -1.51 आई थी। और चौथे के लिए कितनी आई थी, -0.85 आई थी। तो इसको बच्चों डायरेक्टली याद रखो, ठीक है, ताकि आपको बार बार कैलकुलेशन में उलझना ना पड़े। तो वैसे तो इसका आंसर जो है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन करना कैसे है वो जरा मैं आपको बता देता हूँ। देखो एनर्जी इज इक्वल टू, जब भी मैं E लिखूं यानी टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, तो एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यूज पुट कर दो, ये हो गया -13.6, Z की वैल्यू कितनी हो गई 1, N की वैल्यू 2 का स्क्वायर हो गया। तो एनर्जी कितनी हो गई आपकी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल वे में फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले से ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। आइए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है वो, हीलियम प्लस आयन के प्रथम कोश की काइनेटिक एनर्जी तथा पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात कीजिए। तो हीलियम प्लस आयन मतलब Z की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, कितनी हो गई 2, ठीक है। हीलियम प्लस आयन, हाइड्रोजन हीलियम प्लस, यानी Z की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब के क्रमशः प्रथम कोश यानी N की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। ही काइनेटिक एनर्जी तथा पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करनी है। तो बच्चों क्या करें हम, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल फॉर्मूला पता है, तो हम क्या करेंगे टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके हिसाब से फिर हम रिलेशन दे देंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है बच्चों। तो टोटल एनर्जी निकाल लेता हूं मैं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6। अब देखो मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहा हूँ, ऑप्शन किस में है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। अगर जूल में होगा तो आप लोग -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इस्तेमाल कर लेना, ठीक है, और कुछ नहीं। तो टोटल एनर्जी बराबर -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6, Z की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर अपॉन 1,
यानी एनर्जी आ जाएगी आपकी माइनस का 13.6 इंटू 4, ये हो जाएगा 6 4 जा 24, 4 जा 12, 13 14 का 4, 4 1 जा 4 5, माइनस का 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या आई है बच्चों, अभी हमारी टोटल एनर्जी आई है। ठीक है, अब हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, रिलेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो टोटल एनर्जी जो है हमारा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल डायरेक्ट रिलेशन से हम कर रहे हैं, देखो है ना, याद रखो इसको, तभी फायदे में रहोगे बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी कितनी आई है, माइनस 54.4 आई है, ये हो जाएगी माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सिंप्लीफाई किया तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, माइनस का 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। जबकि अगर हम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखते हैं तो टोटल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाई तुम्हें साइन ही तो चेंज करना है। यहाँ माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, यहाँ पे कर दो प्लस का 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, खत्म कहानी, आ गया तुम्हारा आंसर। किसका आंसर है ये, काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, माइनस साइन ही तो चेंज करना था, बाकी और कुछ वहां पे चेंजेस थोड़ी ना थे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सेकंड नंबर का सॉल्यूशन। अभी हम देखते हैं सॉल्यूशन नंबर थर्ड। तो सॉल्यूशन थर्ड में बच्चों क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन तथा हीलियम प्लस, हाइड्रोजन तथा हीलियम प्लस, यानी कि एक तो हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया हमारा हीलियम प्लस, यानी इसके लिए तो परमाणु क्रमांक हो गया हमारा 1 और इसके लिए परमाणु क्रमांक हो गया हमारा 2। ठीक है, तो हाइड्रोजन तथा हीलियम प्लस के क्रमशः सेकंड कोश की ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेकंड कोश यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2। अब देखो दोनों के लिए सेकंड ऊर्जा कोश ही है, यानी कि जब हम देखो इसको रिलेशन वाले फैक्टर से करेंगे, जैसा कि हमने रेडियस वगैरह के लिए भी किया था। तो एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो माइनस 13.6 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और ऊर्जा का कोश भी क्या है, दोनों के लिए सेम है। तो एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर हो जाएगी। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस बराबर 1/2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4। खत्म कहानी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल मैनर में हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा बच्चों सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। सॉल्यूशन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, देखो हीलियम प्लस तथा लिथियम प्लस 2 के फर्स्ट तथा थर्ड कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो वो क्वेश्चन में आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी बोले चाहे टोटल एनर्जी बोले चाहे काइनेटिक एनर्जी बोले, उनका रेशो सेम ही आता है। ठीक है, ध्यान रखना, टोटल एनर्जी किसी दो परमाणु के किसी कोश के टोटल एनर्जी को कंपेयर करो, या काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करो, या पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करो, वो क्या होगा, सेम ही आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है, तुम तो टोटल एनर्जी को कंपेयर कर लो, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हीलियम प्लस तथा लिथियम प्लस 2, हीलियम प्लस तथा लिथियम प्लस 2, हीलियम प्लस यानी Z की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, लिथियम प्लस 2 यानी Z की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों, हीलियम प्लस Z की वैल्यू 2, लिथियम प्लस 2 Z की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पे जो एनर्जी का फॉर्मूला है, अच्छा हीलियम प्लस के कौन से कोश की बात कर रहा है, फर्स्ट कोश की, यानी N की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और लिथियम प्लस 2 के कौन से कोश की बात कर रहा है, थर्ड कोश की। ठीक है, तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब देखो इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर एक ही चीज बदल रही थी, वो था परमाणु क्रमांक, लेकिन इस वाले के अंदर दोनों चीजें बदल रही है, एक परमाणु क्रमांक भी बदल रहा है और ऊर्जा का कोश भी बदल रहा है। तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
Z अपॉन N का होल स्क्वायर लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस अपॉन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2 बराबर Z ऑफ हीलियम प्लस अपॉन Z ऑफ लिथियम प्लस 2 इंटू N ऑफ लिथियम प्लस 2 अपॉन N ऑफ हीलियम प्लस, देखो होल स्क्वायर कर लेते हैं ना, सब कुछ ही स्क्वायर में है। तो एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस अपॉन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2 इज इक्वल टू हीलियम प्लस का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 2, लिथियम प्लस 2 का हो जाएगा 3, लिथियम प्लस 2 का कौन सा कोष दिया है इन्होंने 3 दिया है, और हीलियम का कितना हो गया 2 हो गया। इसका क्या कर दो तुम स्क्वायर कर दो। तो एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस अपॉन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 1/1 आ जाएगा। अब एनर्जी की जगह पे तुम पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 पुट कर दो ना, सेम ही तो आना है ना। देखो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो यही रेशो हमारा किसका हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस अपॉन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2 का भी हो जाएगा। तो वही मैं आपको बोल रहा था भाई, एनर्जी का रिलेशन लो, रेशो लो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी का लो, कोई भी फर्क वहां पे नहीं पड़ने वाला है, ठीक है बच्चों। तो आओ अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन नंबर 5। तो देखो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में nth कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी यदि -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो n का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना दे रखा है उसने, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम सभी को पता है टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा हमारा, हाँ यहाँ से हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, तो हो गया -6.8/2 यानी कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा। अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगा लो, -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर बराबर -3.4। Z की वैल्यू 1 पुट कर दो, N स्क्वायर को उधर लेके जाओ, तो N स्क्वायर बराबर माइनस से माइनस कटने के बाद 13.6 अपॉन 3.4 यानी कि ये आएगा 4। तो N की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्या है, हम एनर्जी से रिलेटेड बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी हम कुछ मर्ज करके क्वेश्चंस करते हैं, जो हमने रेडियस का डेरिवेशन किया था, एनर्जी और जो वेलोसिटी है, उन क्वेश्चंस को हम लोग मर्ज करके कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों सवाल करते हैं हम, जो हमने फॉर्मूलेज अभी पढ़े थे उनसे रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 बेरिलियम प्लस 3, ठीक है। क्या क्या दिया है हमें, हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 एंड बेरिलियम प्लस 3 के प्रथम कक्ष की त्रिज्या का सही क्रम बताइए, ठीक है बच्चों। तो देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, त्रिज्या का क्रम बताना है, तो रेडियस का फॉर्मूला लिख लो। रेडियस बराबर 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z। अब देखो इसने बोला है सबके प्रथम कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो n की वैल्यू तो सेम हो गई, यानी रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारा, z हो जाएगा। यानी कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, त्रिज्या का सही क्रम बताना है, यानी जिसके परमाणु क्रमांक का मान ज्यादा उसकी त्रिज्या कम। तो इसमें सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक किसके लिए है, बेरिलियम, यानी रेडियस ऑफ बेरिलियम प्लस 3 जो होगा वो सबसे कम होगा। आ रही नहीं आ रही बात समझ में, रेडियस बराबर 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z, यानी जिसका z की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, उसका रेडियस क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक आया बेरिलियम प्लस 3 के लिए, तो वो सबसे कम होगा। उससे ज्यादा आएगा लिथियम प्लस 2 के लिए, उसके बाद आएगा हमारा हीलियम प्लस, और सबसे बड़ा किसका होगा, हाइड्रोजन। तो उसने हमसे वैल्यू नहीं पूछी है, उसने हमसे केवल ऑर्डर पूछा है, इसलिए हम डायरेक्टली सिंपली इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला में रिलेशन का इस्तेमाल करना है यहाँ पे बच्चों, है ना। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है वो, बेरिलियम प्लस 3
कि कौन सी अवस्था की त्रिज्या हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था की त्रिज्या के समान होगी। प्यारे बच्चों, हमें रोज लाखों कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई फिजिक्स के टॉपिक के लिए पूछता है, कोई केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए पूछता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, जो भी हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे वो आप तक हैंड टू हैंड आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं बच्चों, क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक्स की आप डिमांड कर रहे होते हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई होती है। ठीक है, तो वो आपको सर्च करेंगे वहाँ पे तो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाइए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। यानी कि बेरिलियम-3 की कौन से कोश की त्रिज्या हाइड्रोजन के प्रथम कोश की त्रिज्या के बराबर होगी। ठीक है बच्चों, तो सवाल को सॉल्व करते, देखो बहुत ही सिंपल सवाल है। उसने हमें बेरिलियम-3 दे दिया, ठीक है, और बेरिलियम-3 यानी इसके Z की वैल्यू तो कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, जो बेरिलियम होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, Z की वैल्यू हो गई 4। कौन सी अवस्था यानी इसके लिए कोश का मान वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कि त्रिज्या हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था यानी कि इसके लिए Z की वैल्यू कितनी हो गई 1 और N की वैल्यू भी कितनी हो गई 1। भाई मूल अवस्था मतलब क्या हो गया, जो प्रथम कोश है जिसके अंदर वो जनरली उपस्थित रहता है उसकी अपने को क्या बताया, उसकी वैल्यू अपने को दे रखी है उसने। तो बेरिलियम-3 के किस कोश की त्रिज्या हाइड्रोजन के प्रथम कोश की त्रिज्या के बराबर होगी। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, रेडियस बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ये हो गया बच्चों हमारा फॉर्मूला। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान दो तो z की वैल्यू भी बदल रही है और n की वैल्यू भी बदल रही है। ठीक है, और दोनों की रेडियस क्या करनी है, अपने को बराबर करनी है। तो मैं रिलेशन से ही करने जा रहा हूं, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेडियस ऑफ बेरिलियम-3 बराबर कोश ऑफ हाइड्रोजन अपॉन कोश ऑफ बेरिलियम-3। क्योंकि देखो n तो समानुपाती है तो इसका तो हो गया स्क्वायर। परमाणु क्रमांक ऑफ बेरिलियम-3 अपॉन परमाणु क्रमांक ऑफ हाइड्रोजन। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा देखो ये दोनों तो बराबर करना है, यानी ये दोनों कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू तो बराबर है ना, उसने बोला है ना रेडियस बराबर होना चाहिए, तो ये तो हो गया अपना 1। हाइड्रोजन के लिए कौन सा 1 कोश बोला है और बेरिलियम का कोश हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लें तो इसका परमाणु क्रमांक आ जाएगा 4, हाइड्रोजन का आ जाएगा 1, यानी इसको इधर लेके जाते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, यानी बेरिलियम-3 का दूसरा कोश जो होगा उसकी त्रिज्या हाइड्रोजन के प्रथम कोश की त्रिज्या के बराबर आएगी। ठीक है बच्चों, ये था हमारा दूसरा सवाल। बहुत ही सिंपल, थोड़ा सा क्वेश्चन को फोकस के साथ पढ़िए, बहुत ही इजीली ये सवाल आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ज्यादा कोई दिक्कत इन सवालों में आती नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरा सवाल देखो, हीलियम प्लस आयन के प्रथम कोश की परिधि, परिधि यानी क्या होता है, जो सरकमफेरेंस है। ठीक है, हीलियम प्लस आयन के प्रथम कोश की सरकमफेरेंस हमें ज्ञात करना है। तो हीलियम प्लस आयन दिया हुआ है, यानी Z की वैल्यू कितनी हो गई 1। कौन सा कोश बोला है, प्रथम कोश बोला है, उसका सरकमफेरेंस ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, जो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस वो क्या होता है, जैसे मान लो ये सर्किल है, इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, तो इसका सरकमफेरेंस बच्चों कितना होगा, 2 पाई r होगा, है ना। 9-10 क्लास में हमने निकालना सीखा है ना, अब तो तुमने मैथ्स छोड़ दी है। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्मूला तो सभी को याद रहता है ना, सरकमफेरेंस बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई r। ठीक है बच्चों, तो हमें इसकी परिधि ज्ञात करनी है। ठीक है, ये पूरी क्या होती है, सर्किल है और ये इसकी रेडियस है, तो ये परिधि हमें ज्ञात करनी है, ये परिधि। ठीक है, इस परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस बराबर 2 पाई r। 2 पाई तक तो ठीक है, मेरे को रेडियस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रेडियस कैलकुलेट करते ही मैं वैल्यू पुट करूंगा, सरकमफेरेंस का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड।
ठीक है, तो रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू यहाँ 1 नहीं 2 आएगी, हीलियम प्लस है, तो n की वैल्यू हो गई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और z की वैल्यू हो गई 2 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर किस में आया हमारा, एंगस्ट्रॉम में आया है। इसको अभी हम सरकमफेरेंस में पुट कर देते हैं, तो सरकमफेरेंस हमारा कितना हो जाएगा 2 पाई, r की वैल्यू पुट कर दो बच्चों 0.529 अपॉन 2 एंगस्ट्रॉम, 2 से 2 कट जाएगा, पाई की वैल्यू पुट कर लेना, ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना है। तो सरकमफेरेंस यानी कि परिधि जो होगी इसकी वो हो जाएगी बच्चों 0.529 पाई, 0.529 पाई, और आंसर जो चलेगा हमारा वो एंगस्ट्रॉम में चलेगा। तो उसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो, देखो एंगस्ट्रॉम में दिया है, नैनोमीटर में दिया है, किस में दिया है, उसके अकॉर्डिंग तुम इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, आओ अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा सॉल्यूशन नंबर 4 सवाल क्या कह रहा है जरा पढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के सेकंड कोश में उपस्थित, ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु के सेकंड कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के द्वारा 1 सेकंड में कितने चक्कर काटे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस सवाल को समझने से पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं। 1 सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है, भाई मान लो एक ग्राउंड है, ठीक है ना, अब ये बच्चा जो है उस ग्राउंड में चक्कर लगाने गया, उस ग्राउंड की जो सरकमफेरेंस यानी परिधि है वो है 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसमें लॉजिक क्या काम करना है अपना वो समझते हैं हम। मान लो कि ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड की जो ये परिधि है ना, सरकमफेरेंस है, ये कितनी है 1 मीटर है, और ये हमारा बालक है, ये बालक जो है ये 10 मीटर प्रति सेकंड से भाग रहा है। अच्छा, 10 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में वो 10 चक्कर, 1 सेकंड में वो 10 मीटर भाग रहा है, 1 सेकंड में वो 10 मीटर भाग रहा है। अब इसकी परिधि तो बेटा 1 मीटर ही है, यानी 1 सेकंड में ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 5 6 7 8 9 10 मीटर भाग लिया, यानी कुल कितने राउंड हो गए, 10 राउंड हो गए। कितने चक्कर हो गए, 10 चक्कर हो गए। यानी मैंने क्या किया, परिधि बटा वेलोसिटी कर दी। क्यों, क्या किया बच्चों मैंने, परिधि बटा वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी बटा परिधि। ठीक है, तो कितने रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बराबर वेलोसिटी अपॉन सरकमफेरेंस। ठीक है, एक बार दोबारा से समझना भाई, कितनी वेलोसिटी थी, 10 मीटर पर सेकंड थी इसकी वेलोसिटी, 1 मीटर की परिधि थी, तो 1 सेकंड में कितने मीटर भागा, 10 मीटर, यानी कितने राउंड हो गए बेटा, 10 राउंड हो गए। मान लो 2 मीटर की परिधि होती, इसकी 2 मीटर की परिधि होती, तो फिर क्या करता है ये 10 बटा 2 यानी 5 ही चक्कर लगा पाता। यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगेगा, वेलोसिटी अपॉन सरकमफेरेंस। ठीक है, मान लो वो 2 सेकंड में पूछता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 सेकंड में पूछता तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते, सिंपल कहानी। अच्छा, इसका थोड़ा सा एक रिलेशन और बता देता हूं मैं आपको। रिवॉल्यूशन पर सेकंड वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड बाय एन, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, आर का फॉर्मूला 0.529 इंटू 10 की पावर -10 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो रिलेशन, ये रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा रहा हूं मैं, ये कांस्टेंट्स हटा रहा हूं, तो ये हो जाएगा जेड बाय एन, एन स्क्वायर बाय जेड, यानी कि जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, ये रिलेशन आ जाएगा रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, यानी टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिवॉल्यूशन पर सेकंड, 1 सेकंड में लगने, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगेंगे उसका रिलेशन ये आ जाएगा, क्या आएगा, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। ठीक है बच्चों, तो देखो याद चाहो तो रखो, चाहे तो मत रखो, तुम्हारे नीट में इसके इतने क्वेश्चंस आने नहीं होते, कभी सालों में एक बार आ जाए तो आ जाए। तुम तो मेन लॉजिक याद रखो कि अगर तुम्हें 1 सेकंड का रिवॉल्यूशन याद करना है तो यार ग्राउंड की थी 1 मीटर, 10 मीटर से मैं भाग रहा था, तो कितने चक्कर लगे 10, यानी क्या किया, वेलोसिटी अपॉन सरकमफेरेंस कर दिया। ठीक है बच्चों, अब
अगर मान लो उसने पूछा होता, ठीक है, कि एक रिवॉल्यूशन लगाने में कितना टाइम, तो भाई इसको उल्टा कर दो, भाई रिवॉल्यूशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन लगाने के लिए तुमने वेलोसिटी अपॉन सरकमफेरेंस किया था, ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना समय लगेगा उसको उल्टा कर दो भाई, तो क्या हो गया, टाइम पर रिवॉल्यूशन। क्यों, एक चक्कर लगाने में तुम्हें कितना समय लग रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक तरीके से सरकमफेरेंस अपॉन टाइम, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। अच्छे से सोचो, फोकस करो, क्या बोला है, कैसे रिलेशन आया है, फिजिक्स का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फोर्थ वाला, हाइड्रोजन परमाणु के सेकंड कोश में उपस्थित। तो बच्चों हाइड्रोजन परमाणु दिया है, तो हाइड्रोजन परमाणु का मतलब Z की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। आगे बोला है में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, सेकंड कोश, यानी n की वैल्यू कितनी दे दी उसने, 2 दे दी। सेकंड कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक सेकंड में कितने चक्कर काटे जा सकते हैं, यानी कि रिवॉल्यूशंस पर सेकंड वो तुमसे पूछना चाह रहा है। तो निकाल लो ना यार, वेलोसिटी अपॉन सरकमफेरेंस कर दो, ठीक है। तो मैं पहले वेलोसिटी निकाल लेता हूं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड बाय एन। फॉर्मूला तुम्हें याद हो ही गया, रटी गया, इंटेलिजेंट बच्चों तुम। तो 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड बाय एन, यानी ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 1.09 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। अभी सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगा दो, 2 पाई आर, रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, 0.529 इंटू जेड बाय एन, मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा क्योंकि यहाँ मीटर चल रहा है, तो इंटू 10 की पावर -10 और कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 पाई इंटू 0.529 इंटू 10 की पावर -10, 1 बाय एन की वैल्यू हो गई 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 0.529 इंटू 10 की पावर -10 पाई। ये मेरा सरकमफेरेंस आ गया जिसकी यूनिट चलेगी मीटर, ठीक है बच्चों। अब भी मेरे को निकालना है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, उपस्थित एक सेकेंड में लगने वाले कितने चक्कर काटेंगे, तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड वेलोसिटी अपॉन सरकमफेरेंस, ठीक है। अभी लॉजिक समझाया, क्या आएगा, वेलोसिटी अपॉन सरकमफेरेंस। तो वेलोसिटी बच्चों कितनी आई अपनी, 1.09 इंटू 10 की पावर 6, सरकमफेरेंस कितना आ गया, 0.529 इंटू 10 की पावर -10 पाई। इसको सॉल्व कर लो, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड आ जाएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा सवाल था, थोड़ा फिजिक्स टाइप का क्वेश्चन था, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो, लेकिन ऐसा कोई टफ नहीं है। लॉजिक इस्तेमाल करो, उसमें लॉजिक इस्तेमाल करोगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो सवाल इजी लगेगा, ठीक है बच्चों। तो देखो प्रैक्टिस मांगती है बेटा, जैसे आजादी खून मांगती है, वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। प्रैक्टिस करो, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा सवाल कर पाओगे, सुखी रहोगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों एक ही तरीके से है, जितने ज्यादा सवाल करोगे उतना ही तुम्हारे लिए क्या होगा, आसानी से सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। तो बच्चों अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है, ठीक है बच्चों। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। चलो अभी अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन नंबर 5।
सॉल्यूशन नंबर 5 क्या बोल रहा है बच्चों? हीलियम प्लस आयन के प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय ज्ञात करो, यानी कि टाइम पर रिवॉल्यूशन। फॉर्मूला उल्टा कर दो। हाँ, टाइम पर रिवॉल्यूशन फॉर्मूला उल्टा कर दो। भाई रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी अपॉन सरकमफेरेंस। इसका उल्टा कर दो, सरकमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी कर दो। ये क्या हो जाएगा बच्चों? सरकमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी। हाँ, सरकमफेरेंस 2 पाई r हो जाएगा। ये हो गया 2 पाई r की वैल्यू। डायरेक्ट अभी कर रहा हूं मैं, अलग अलग उस लास्ट क्वेश्चन की तरह अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट ही करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई। ठीक है, r की वैल्यू हो जाएगी 0.529 इंटू 10 की पावर -10 इंटू z बाय n। z की वैल्यू हो गई 2, n की वैल्यू हो गई हमारी 1। प्रथम कोश बोला है ना बच्चों, इसकी वैल्यू हो गई 1। वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने। वेलोसिटी हो जाएगा मेरा 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू यहाँ पे n स्क्वायर बाय z आएगा, है ना। 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z। n की वैल्यू हो गई 1 और z की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट भी कर देता हूं मैं, लगे हाथ तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z बाय n। यहाँ z बाय n आएगा तो z की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दूं अगर इसको, तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू पाई अपॉन 2.18 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -16 सेकेंड, यानी बहुत ही कम समय लगेगा। देखो -16 की रेंज में, -15 की रेंज में तुम्हारा आंसर आएगा, तो इतना कम टाइम तुम्हें लगेगा क्या करने में बच्चों? एक रिवॉल्यूशन लगाने में। सॉल्व तो कर ही लोगे इसको, है ना। मैथमेटिक्स से सिंपल पाई की वैल्यू डाल देना 3.14, सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, तो 10 की पावर -15 सेकेंड, यानी बहुत ही कम समय लगेगा इसको एक रिवॉल्यूशन लगाने में। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन हो ही जाएगी इसकी। या आगे अगर और कैलकुलेट करें तो इसकी कैलकुलेशन में 0.529 इंटू पाई, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 3.14। ठीक है, 3.14 इंटू 529, 9 4 जा 36, 3 9 9 10 11 12 का 2, 9 3 जा 9 4 36, 3 9 9 10 11 12 का 2, 9 3 27 और एक 28 हो जाएगा। 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20 का 0, 2 5 जा 5 6 7, 5 3 जा 15, 6 8 2 10 का 0, 8 2 10 11 का 1, 7 दिन 14, 15 16 का 6 6 1, ये 1661.06। हाँ, 0.529 था, तो 3 और आ जाएगा, यानी कि ये 1.661, 3 2 5 1 2 3 4 5, यानी 1.661। ऊपर तो कितना आ गया अपना 1.661 अपॉन 2.18 इंटू 2। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 की पावर -6 हमारा -16 हमारा चल ही रहा है। ये हो जाएगा 1.66 बाय 2। तो मैं क्या करता हूँ 2.18 इंटू 2 कर लेता हूँ। 2.18 इंटू 2 8 2 या 16 का 6, 2 1 2 3, 2 2 4, यानी 4.36 आ गया नीचे। अब 1.66 यानी कि 166 डिवाइडेड बाय 436, 166 डिवाइडेड बाय 436, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 83 डिवाइडेड बाय 218, 0.0। ये चला जाएगा 3 बार। ठीक है, तो 8 3 जा 24, 3 4 5, 3 2 जा 6, 10 में से 4 गया 6, 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 और 1 7, 1 0, 9 टाइम्स, यानी 0.4 ले लेते हैं अपन राउंड अप करके। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर -16, इसको भी लिख लेते हैं। 4 इंटू 10 की पावर -17 सेकेंड,
इतना कम समय लगेगा, देखो इतना कम समय लगेगा, इतना कम टाइम लगेगा आपको क्या करने के अंदर, एक रिवॉल्यूशन करने के अंदर। अच्छा इसको और सॉल्व कर देता हूं मैं, ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करके मैं आंसर को लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा भाई 0.529 इंटू 3.14 मैंने अभी किया, तो ये आया था 1.66, ठीक है। तो ये हो गया 1.09 डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10 की पावर, ठीक है। इसको एक बार और लिख लेता हूँ, 1.09 डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10 की पावर, ये हो जाएगा 16। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 109 को मैं क्या करता हूँ 110 लिख लेता हूँ, 110 1.662 से कैंसिल आउट हो जाएगा ना बच्चों ये, तो डेसिमल हट गया, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 55 अपॉन 83, 0.8 8 6 जा 48, 6 18 का 8 बचा 8 6 48 और एक 49, 10 में से 8 गया 2, 9 10 11 12 13 14, 3 2 5, ये हो गया 0, इधर हो जाएगा दोबारा से 0.66 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.67 ले लेते हैं, 0.67 इंटू 10 की पावर 16 यानी कि 6.7 इंटू 10 की पावर 15 रिवॉल्यूशन करेगा ये 1 सेकेंड में, ठीक है। ये दोनों के आंसर मैंने सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिए हैं, कैलकुलेटिव पार्ट है, थोड़ा सा आंसर मैच कर लीजिएगा आप लोग। चलो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन नंबर 6। तो सॉल्यूशन नंबर 6 में क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। हीलियम प्लस की सेकंड बोर कक्षा, तो एक तो दे दिया हमें हीलियम प्लस, इसकी Z कितना हो गया बच्चों, इसका 2 हो गया, और कौन सा कोश हो गया, सेकंड कोश हो गया, ठीक है। हीलियम प्लस की सेकंड बोर कक्षा व लिथियम प्लस 2 की फोर्थ बोर कक्षा, लिथियम प्लस 2 की फोर्थ बोर कक्षा, यानी Z की वैल्यू हो गई 3 और N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, के आवर्त काल का अनुपात ज्ञात कीजिए। आवर्त काल का हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो अभी हमने रिलेशन देखा था, जो ये हमने कैलकुलेशंस करी थी, इसमें आवर्त काल यानी टाइम अपॉन रिवॉल्यूशन वाला अपन ने देखा था। तो सरकमफेरेंस में आया था बच्चों, यहाँ पे याद दिला दूं मैं, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय Z, और इसके अंदर आया था 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू Z बाय n, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था n क्यूब बाय Z स्क्वायर, याद आ गया, अभी हमने डेरिवेशन किया था। तो वही चीज हमें यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। तो आवर्तकाल हीलियम प्लस के लिए, ठीक है, ये पहले रिलेशन लिख लेता हूं, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय Z स्क्वायर, ठीक है। तो देखो दोनों चीजें चेंज हो रही है, हीलियम प्लस का सेकंड बोर कक्षा व लिथियम प्लस 2 का फोर्थ बोर कक्षा, दोनों चीजें चेंज हो रही है। तो टाइम ऑफ हीलियम प्लस केस अपॉन टाइम ऑफ क्या था बच्चों, लिथियम प्लस 2 बराबर कोश ऑफ हीलियम प्लस अपॉन कोश ऑफ लिथियम प्लस 2। इसका क्या करना है हमें बेटा, क्यूब करना है, और Z ऑफ लिथियम प्लस 2 अपॉन Z ऑफ हीलियम प्लस, इसका क्या करना है हमें, स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा हीलियम प्लस का कौन सा कोश दिया हुआ है उसने, दूसरा, सेकंड, ये जाएगा 2 अपॉन लिथियम प्लस 2 का कितना दिया हुआ बेटा 4, 2/4 का क्यूब, लिथियम प्लस 2 का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और हीलियम का कितना हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 1/8 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, 9/4 8 जा 32, खत्म कहानी, दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। तो देखो बहुत ही सिंपल पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, तो काफी क्वेश्चंस हमने इसमें सॉल्व किए। तो आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज्यादा करेंगे उतनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है बच्चों। अभी थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। हमने भाई बोर के अंदर ये देखा कि रेडियस का डेरिवेशन देखा, फॉर्मूला देखा, वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा, टोटल एनर्जी देखी, काइनेटिक एनर्जी देखी, पोटेंशियल एनर्जी देखी, उनमें रिलेशन देखे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए। अभी हम एनर्जी वाले सेक्शन को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं
कुछ और डेफिनेशंस होती हैं, वो डेफिनेशंस हम देखते हैं अभी। उससे पहले बच्चों मान लो दो ऊर्जा कोश हैं, उन दोनों ऊर्जा कोश के बीच का ऊर्जा अंतर हमें अगर ज्ञात करना है तो वो ऊर्जा अंतर हम कैसे ज्ञात करेंगे, उस सेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मान लो दो ऊर्जा कोश हैं, उन दोनों ऊर्जा कोश के बीच का हमें अंतर ज्ञात करना है, तो वो अंतर हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसकी सेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मान लीजिए कि कोई एक परमाणु है, ठीक है, वैसे तो जनरली हाइड्रोजन ही होता है या हीलियम प्लस ही होता है, कोई भी परमाणु ले लेते हैं जिसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, Z हो जाएगा। उसमें ये मान लीजिए आपका N2 और ये मान लीजिए आपका N1 कोश है। ठीक है, ये N1 मैं निम्न ऊर्जा कोश ले रहा हूं, ठीक है, और N2 क्या ले रहा हूं मैं, उच्च ऊर्जा कोश ले रहा हूं। अब मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ये N1 कोश में है, ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन छोड़िए, N1 और N2 के बीच का ये जो ऊर्जा अंतर है, देखो हम बोर हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है जब एक ऊर्जा कोश से दूसरा ऊर्जा कोश में जाएगा तो वो ऊर्जा क्या करता है, ग्रहण करता है या निष्कासित करता है। तो यानी वहां पे कुछ ना कुछ इन दोनों ऊर्जा कोश के बीच में भाई ऊर्जा अंतर तो होगा ही, जैसे पहला और दूसरा है। अभी हाइड्रोजन में हमने देखा था जो पहला ऊर्जा कोश होता है, हाइड्रोजन परमाणु के अंदर अगर हम बात करें तो जो n बराबर 1 था उसकी ऊर्जा आई थी हमारी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे वाले की कितनी आई थी हमारी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले और दूसरे कोश के बीच में जो ऊर्जा का अंतर था वो था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये ऊर्जा का अंतर हमें डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम एक फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। तो फॉर्मूला क्या है जरा देखना, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। मान लो मैं पहले एनर्जी के फॉर्मूले की बात करता हूं, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब मान लो N1 कोश है मेरा, N1 कोश में ऊर्जा कितनी हो जाएगी, EN1 बराबर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। इस तरीके से दूसरा ऊर्जा कोश होगा तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, EN2 बराबर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेता हूं। तो मान लो ये प्रथम यानी कि इनिशियल जो ऊर्जा कोश था और इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके N2 में चला गया, यानी ये मेरा क्या हो गया, फाइनल हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, मेरा इनिशियल हो गया। ठीक है ना। तो अब जब भी तुम्हें ऊर्जा का अंतर निकालना होता है, या तो देखो इसको वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, और फिर सबट्रैक्ट कर लो या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। तो भैया यहाँ पे क्या है, डेल्टा ई निकालूंगा, तो फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों, EN2 माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, EN1, वैल्यू पुट कर लेता हूँ, EN2 हो जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर माइनस, और एक और बार माइनस, ये माइनस तो सब्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है जो हम अंतर निकाल रहे हैं, और ये माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है, यानी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी। तो डेल्टा ई जो है हमारा, ठीक है, डेल्टा ई जो है हमारा दैट इज इक्वल्स टू, यहां से 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा मेरा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन, यहाँ बचेगा प्लस का 1 अपॉन N1 स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो बच्चों ये वो फॉर्मूला है जो हम किसी भी दो ऊर्जा कोश के बीच में ऊर्जा अंतर को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। ठीक है बच्चों, डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रॉन मान लो पहले सिंपली क्वेश्चन बोला कि भाई हाइड्रोजन के प्रथम और द्वितीय कोश के ऊर्जा का अंतर क्या होगा, ये फॉर्मूला लगा दो। या उसने बोला कि भाई मान लो हाइड्रोजन का परमाणु जो है, बोर ने ये तो हमको ऑलरेडी बता दिया है ना कि इलेक्ट्रॉन जब तक किसी एक ऊर्जा कोश में चक्कर काट रहा है अनंत काल तक उसकी ऊर्जा पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो निम्न ऊर्जा कोश से उच्च ऊर्जा कोश में जा रहा है
तो वो ऊर्जा ग्रहण करेगा, और उच्च ऊर्जा कोश में, निम्न ऊर्जा कोश में आ रहा है तो ऊर्जा रिलीज करेगा। अभी हमने देखा था सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होती है, इनफाइनाइट वाले कोश की होती है। जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते जाएंगे, कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी नीचे से ऊपर कूदी मारने के लिए, जंप मारने के लिए आपको ऊर्जा क्या करनी है, ग्रहण करनी है। आपको मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करनी है, ऊर्जा ग्रहण करनी है। और उच्च ऊर्जा कोश से निम्न ऊर्जा कोश में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो ऊर्जा क्या करेगा, रिलीज करेगा। आ रही नहीं आ रही बात समझ में? तो भाई मान लो दूसरे कोश से तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉन को जंप मारना है, तो उसको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, ये आपको निकालना है। तो भाई वो इस फॉर्मूले से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा ई बराबर 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। तो चलो बच्चों इस पे कुछ सवाल करते हैं हम। मान लो आपको बोला है हीलियम प्लस आयन में सेकेंड तथा फोर्थ ऊर्जा कोश का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला लगा लो, डेल्टा ई बराबर 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। जेड कौन है बेटा, हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/। सेकेंड तथा फोर्थ निम्न ऊर्जा कोश, एक बात और अपने माइंड में सेट कर लो, N1 हमेशा निम्न ऊर्जा कोश ही होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे आए। ठीक है, अभी तो खैर वो जंप वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आगे भी ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आएगा, दोनों ही केस में N1 क्या होगा, अपना निम्न ऊर्जा कोश होगा, और N2 क्या होगा, उच्च ऊर्जा कोश होगा। क्लियर? तो N1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो डेल्टा ई बराबर कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू 2 2 जा 4, इधर हो जाएगा 1/4 माइनस 1/16। डेल्टा ई बराबर 13.6 इंटू 4, 16 टेकिंग कॉमन, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 4 जा 16, 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 13.6 इंटू 4 इंटू 3/16, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, और कट सकता है ना भाई, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू 4 से 12 कट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी शेल। हीलियम प्लस के जो दो एनर्जी शेल हैं उनके बीच का जो ऊर्जा अंतर होगा वो कितना होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा बच्चों। ठीक है, आओ एक और सवाल करते हैं हम इसका। हाइड्रोजन तथा हीलियम प्लस, हाइड्रोजन तथा हीलियम प्लस के फर्स्ट तथा थर्ड ऊर्जा कोश के अंतर, ठीक है, हाइड्रोजन तथा हीलियम प्लस के फर्स्ट तथा थर्ड ऊर्जा कोश के अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम प्लस है, क्या लिथियम प्लस 2 ले लेते हैं, हाइड्रोजन और लिथियम प्लस 2 है, इसके फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड दोनों के फर्स्ट और थर्ड के ऊर्जा कोश के अंतर का अनुपात ज्ञात करना है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बहुत कुछ कहानी कहता है, अगर तुमने क्वेश्चन की कहानी को पकड़ लिया तो समझ लो तुम्हारा उद्धार हो गया। तो डेल्टा ई का फॉर्मूला बेटा कितना होता है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब एक बात बताओ,
दोनों केस के अंदर N1 और N2 की वैल्यू तो सेम है ना, यानी ये वैल्यू तो तुम्हारी सेम आएगी ही, ये वैल्यू भी तुम्हारी सेम आएगी ही, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा तुम्हारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर की वैल्यू तो सेम है ही, तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर हो जाएगी। यानी डेल्टा ई ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेल्टा ई ऑफ लिथियम +2 बराबर 1/3 का स्क्वायर, यानी 1/9 आंसर हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने क्या किया, इसके अंदर रिलेशन बना लिया। अभी बच्चों एक और सवाल करते हैं, उसमें हम परमाणु भी चेंज कर देंगे और ऊर्जा कोश का अंतर वाला जो चीज है वो भी चेंज कर देंगे। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। तो सवाल कुछ ऐसा है, हाइड्रोजन तथा बेरिलियम +3 ले लेते हैं, है ना। बेरिलियम +3 के फर्स्ट तथा फिफ्थ लेते हैं अब की बार, है ना। फिफ्थ ऊर्जा कोश के अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। फॉर्मूला वही है हमारा, तो रिलेशन क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को कि फर्स्ट तथा फिफ्थ, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इस क्वेश्चन को, हाइड्रोजन के फर्स्ट तथा फिफ्थ ऊर्जा कोश का अंतर तथा बेरिलियम +3 के फर्स्ट तथा थर्ड ऊर्जा कोश के अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये हाँ, तो बच्चों डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के फर्स्ट तथा फिफ्थ, ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु जो है इसका तो फर्स्ट और फिफ्थ हो गया, और बेरिलियम +3 जो है इसका फर्स्ट तथा थर्ड हो गया। ऊर्जा कोश के अंतर का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा ई ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेल्टा ई ऑफ बेरिलियम +3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और यहाँ पे बेरिलियम का कितना हो जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से पुट करना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है अपने को। तो देखो 1/n1 यानी कि 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1/16 हो जाएगा, इधर देखो 25 एलसीएम आएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 1/25, इधर हो जाएगा 9 माइनस 1/9, ये हो जाएगा 1/16, ये हो जाएगा इंटू इधर 24/25 बच जाएगा बच्चों, ये पलट के चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9/8। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 8 2 या 16, 8 3 जा 24 हो गया, तो ये हो गया बच्चों 9 3 या 27 बाय 25 इंटू 16 कर लेते हैं अपन, 6 5 30 का 0 3, 6 12 13 14 15, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 0 2 3 4, ये हो जाएगा 400। ये आ गया बच्चों हमारा अनुपात। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इनका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब हम कुछ और डेफिनेशन देखेंगे अगले लेक्चर में, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे आयनन ऊर्जा से रिलेटेड
इस तरीके के हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है बच्चों, फिलहाल के लिए आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे।